स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की सीरीज़। पॉलिटी की सीरीज़ है हमारे पास में कौन सा चैप्टर लेक्चर है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 है हमारा। यहाँ पे PYQ की इस सीरीज़ में आप सभी को मिलेंगे यहाँ पे PYQ UP PCS के पॉलिटी एंड ये बाकी सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर बना सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं कितनी स्टैटिक पोर्शन में आता है पॉलिटी में। वहाँ के जो फैक्चुअल्स एंड फैक्ट्स हैं वो अच्छी तरह से रिवाइज अगर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट देखते हुए चलेंगे हम लोग, लास्ट तक बने रहना और क्लास को अटेंड करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और वीडियो की लेंथ वही जैसा कि मैंने बताया है 25 to 30 मिनट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। आंसर्स इनके नीचे लिखे हुए हैं, उसको मत देखना, उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइमरी फोकस है क्वेश्चंस की रीडिंग करना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। फिर क्या है, इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस लेके आएंगे बहुत जल्द। जो है वो ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जब ये हमारी पॉलिटी का PYQ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन ओके, इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। यस ओके, दैट्स इट। द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये जनवरी 22 1947 को किसने किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओ सॉरी, जो रेजोल्यूशन जो है वो किसने पास किया था? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी जो। तो है क्या, रेजोल्यूशन फॉर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 1947। 29th of August 1947, the Constituent Assembly set up the drafting committee under the chairmanship of BR अम्बेडकर। तो बहुत बार पूछा गया है ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, नाम बताओ भाई कौन है? तो BR अम्बेडकर नाम ध्यान रखना। फिर क्या आ जाता है हमारे पास में, सिटीजनशिप फंडामेंटल एंड द प्रिंसिपल ऑफ DPSP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इक्वल पे, व्हाट? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किस में आता है? हमारे DPSP में बोला गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में है। आर्टिकल 39D जो है हमारा बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मीन्स क्या, जो भी कोई काम कर रहा है अगर वो इक्वली वर्क कर रहा है तो ऐसे नहीं कर सकते कि इसको कम कर दे और B को कम दे। ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्शन में ज़्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं पे दिखा होगा कि नीट के अकॉर्डिंग पर्सन A जो है वो अपना 20,000 पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वहीं पर्सन B है, A है, ए पर्सन एंड बी पर्सन जो है वो उसको जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है, तो वो 15,000 पे भी वर्क करना स्टार्ट, लेकिन वर्क तो दोनों का सेम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी का जो है इसमें बताया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, पॉलिसी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फंडामेंटल राइट। अच्छा, फंडामेंटल, दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, बिल्कुल सही बात है। स्टेट एक्शंस के उसके अगेंस्ट है, ठीक है, स्टेट एक्शन। तो पहला वाला तो सही है। द दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 2, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं और पार्ट 2 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पार्ट 2 नहीं है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। तो सेकंड वाला कट हो जाएगा। अगर सेकंड वाला कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, वाह। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। तो और क्या कहा गया? दे आर अनलाइक ए बिल ऑफ राइट्स इन USA, बिल ऑफ राइट्स, बिल्कुल सही बात है। क्या बोला गया? पार्ट 3 में है, जैसा कि बताया है। फिर क्या क्या है? अगेंस्ट ऑफ स्टेट है, बिल्कुल सही बात। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर्ड, ये अच्छा, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो किस में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो थर्ड वाला भी हमारा कट हो जाता है। तो थर्ड वाला यहाँ पे भी कट हो गया, यहाँ पे भी कट हो गया, यहाँ पे भी कट हो गया। अच्छा, तो क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है इसीलिए स्टार बना हुआ है इस पर।
तो कोई बात दिक्कत नहीं है। द बिल ऑफ राइट हैंस द ऑप्शन, ठीक है, कोड नहीं गिवन है ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिकॉग्नाइज कौन सा किया गया है, तो कौन सा है भाई बताओ। राइट टू शेल्टर कौन सा रिकॉग्नाइज किया, राइट टू शेल्टर बिल्कुल, ट्रेवल अब्रॉड बिल्कुल सही है, राइट टू इक्वल पे अभी हम लोग पढ़ के आए किसमें है, डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 39D में। ओके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 अलॉन्ग विद द आर्टिकल 21 इंश्योर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्टेबल लाइफ। फिर क्या हमारे पास में इट शैल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इट शैल बी। आप लोग इसके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, अगर आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं दे पा रहे हैं तो आपको लेक्चर को आगे तक अटेंड करते रहना, और आंसर दे पा रहे हैं तो आगे क्वेश्चन और भी चैलेंजिंग होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग 2024 तक पहुंचेंगे आप लोग को देखने को मिलेगा कि 2014 से जब पैटर्न चेंज हुआ था, 2014 आई थिंक 2016 से, ठीक है, तो तब से आपको यहाँ पे जो पैटर्न है क्वेश्चंस की फॉर्मेशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलते हुए मिलेंगे। तो लास्ट तक हमारी इस सीरीज़ में बने रहिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल। एक बार ये सीरीज़ आप लोगों ने कंप्लीट कर ली तो फिर पॉलिटी के PYQ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लोग एक डिसिप्लिन के साथ में लास्ट तक बने रहेंगे, और डिसिप्लिन ही डेडिकेशन है ना। डेडिकेशन दिखाता है कि आप एग्ज़ामिनेशन के लिए कितने डिज़ायरेबल हो, या फिर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितनी आप में एबिलिटी है। सो आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा छोटा सा ज्ञान। सो ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट तो है नहीं हमारे पास में 356, वो तो आगे निकल जाएगा अपना, 356 बता रहा हूँ, आर्टिकल 56, तो ये तो DPSP से आगे निकल जाएगा। फिर क्या है 48A और 51A में कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये हमारा DPSP में आता है। ओह सॉरी, किस में आता है ये अपना, तो ये आई थिंक आता है स्पिरिचुअल, हाँ वही आता है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ये अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A, ठीक है। नेचुरल इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हाँ आर्टिकल 51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 51A से लेकर आर्टिकल देख लेना भाई, 51A भी है, B भी है, C D इस टाइप से आर्टिकल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चंस देखे हुए हैं आगे, तो आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, खुद ही दे देना, बता देना। पार्ट यहाँ पे 4 है, पार्ट 4 है DPSP का, आर्टिकल 36 to 51 है, और द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट DPSP। प्रोविंसेस कंटेंट इन दिस पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इस वर्ड को गौर से देखो, इन्फोर्स्ड, ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय एनी कोर्ट, बट दिस प्रिंसिपल आर अ फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ लॉ। मतलब कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बट अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, सो तो इन फंडामेंटल ड्यूटी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पॉलिसीज़ हैं, इनको ध्यान में रखे उस लॉ को क्रिएट किया जाएगा या बनाया जाएगा। What is the time limit of holding election to fill the vacancy? Oh shit, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो 6 मंथ यहाँ पे आंसर हमको देखने को मिलता है। कैसे हो, क्यों वैकेंसी हो जाएगी का, अगर मान लो रेजिग्नेशन दे दिया है, डेथ हो गई है, यही 2 कारण से रिमूव कर दिया गया, 3 कारण हो सकते हैं, तो फिर उस वैकेंसी को 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करा के हमको वैकेंसी को फिल कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फेडरलिज्म इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया। फेडरलिज्म इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया। क्यों नहीं भाई, प्रैक्टिकल इज़ नॉट लगा है, इज़ नॉट, फेडरलिज्म इज़ नॉट, बिल्कुल सही बात है।
इंडिया इज़ नॉट अ फेडरल स्टेट, क्यों नहीं है भाई, इंडिया तो हमारा फेडरल स्टेट है, तो बोथ तो होगा नहीं। ए तो सही है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि फेडरलिज्म इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। फेडरलिज्म, फेडरेशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट शेयरिंग अ पावर ऑफ अ कंट्रोल देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर। फेडरलिज्म इज नॉट, फेडरेशन इज द एग्रीमेंट है, फेडरेशन है गवर्नमेंट और अपने कंट्रोलिंग देयर द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। दस अ फेडरेशन इज अ सिस्टम ऑफ अ नेशनल, फेडरेशन क्या है, सिस्टम ऑफ national and local government combine under common sovereignty with both national and federal unit having an autonomous sphere assigned to them by the constitution, but India opted for a quasi federal structure after independence। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि इंडिया क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था। द टर्म फेडरल has not been mentioned in our constitution, but the working of India democracy is essentially federal in structure। तो क्या है भाई, फेडरल बता रहा है कि नहीं है, इज नॉट अ फेडरल, द फेडरल। ओके आगे बढ़ते हैं। who of the following elected president of India unanimously। अच्छा ये वो है एन संजीव रेड्डी, क्या है इनके देखते हैं। एन संजीव रेड्डी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया unanimously in 1977 the age of 64। नीलम संजीव रेड्डी the sixth president of India was elected unopposed and saw unprecedented political terminology serving in three government led by Janata Party, Morarji Desai and Charan Singh, and Congress Indira Gandhi during his term। तो इनके बारे में ज़रूर से एक बार गूगल पे डाल के या फिर कहीं भी यूट्यूब पे ही चेक कर लेना, मतलब ये नाम डाल के देखना और देखना, और भी कई सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आती है बात हमारे, क्या है हमारे पास में इसका क्वेश्चन, representation of a talent, experiences and service, their compensation of the Council of State, the constitution maker of India were influenced by। तो किससे इन्फ्लुएंस थे, इरिश रिपब्लिक। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, देखने को अभी तक मिला होगा जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1991 से, तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन तो इरिश रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है। तो मे बी दैट ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि ये दोबारा रिपीट हुआ है कभी। अगर रिपीट भी हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फिर से आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइप का ये नया क्वेश्चन है, तो थोड़ा रिपीट होने का ये चांसेस बन जाता है इसी टाइप से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इसका सोल्यूशन क्या है कि इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंसेस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ स्टेट, को जो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाई इरिश रिपब्लिक या फिर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टेट। तो कौन सी स्टेट में नहीं है, तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड केरला, वही लिखा हुआ है ऑल ऑफ द स्टेट। केरला यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, केरला में तो है ही, तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में भी है, तो ये तो सभी हो गए। ओके नेक्स्ट देखते हैं। जुडिशियल सिस्टम से बात है, द कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट मतलब कि सोर्सेस जो बताया गया है कि सोर्सेस से कहाँ से ये एडॉप्ट है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ का है भाई, यूएसए से लिया गया है। फिर क्या है हमारे पास में, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कौन था भाई, 65 तो क्या बोला है कि क्वेश्चन पर, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप।
तो कब ये सेटअप किया गया था, कौन सा फाइन? तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल बी जी खेर in 1955 part 17 of the constitution article 343 to 351 makes elaborate provision dealing with official language. ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट है? मेरे साथ बोलो, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, बिकॉज दैट रिसेंटली you have seen in the Maharashtra and some southern Indian states who emphasize on outer or travelers. उन पे क्या करते हैं कि आपको, अगर आप आएँ तो आपको केरला में ही बात कन्नड़ा में ही बात करनी है, तमिल में ही बात करनी है, मराठी में ही बात करनी है। तो इस टाइप के इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली में कुछ देखने को मिले हैं। सो इट मे बी माइट बी पॉसिबल द ऑफिशियल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे। और आपको अभी जो रिसेंटली का जो एक मुद्दा चल रहा है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन पे आपको जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो भी याद आ रहा हो और एक बार रिकॉल कर लो, और हो सके तो एक बार बुक से ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और इस पे एक पीपीटी भी मैंने बनाया था, बनाने के लिए एक अभी क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। सो जल्द से जल्द आपको लेक्चर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज सिस्टम से है, ठीक है। ये पंचायती राज सिस्टम से देख लेना। लैंग्वेज इंक्लूडेड इन, क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द, कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 8, एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पोकन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बंगाली। 8वां शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 8वां शेड्यूल है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी लैंग्वेज है भाई? 22 लैंग्वेज है हमारे पास में। कौन से देख ले तो एक बार रीड कर लो भाई। असम बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मिथाली एंड डोगरी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा नहीं? प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही है। इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, बिल्कुल। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। पार्टिसिपेशन ऑफ अ वर्कर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आप लोग एक बार क्या करना कि यूसीसी पे मेंस का क्वेश्चन देखना, ठीक है, और फिर उसको लिखना, ठीक है। क्लियरिटी आ जाएगी आपको यूसीसी को लेके, ठीक है। आर्टिकल 44 है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो आर्टिकल 44 याद कर लो, वही काफ़ी है, सिर्फ आर्टिकल 44 फॉर दैट यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उससे नहीं। आगे देखते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही ऐड था ना, ये तो पहले से ही ऐड था। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है 1998 का एग्ज़ाम, मतलब PYQ का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग 1999 पे करेंगे, फिर अगर टाइम बना तो हम लोग 2000 का भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें जैसे क्वेश्चंस की क्या हो रहा है, लेंथ नहीं, क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा हो रहे, तो टाइम लगता है करवाने में। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास में। ये लेक्चर है हमारा, मतलब PYQ कौन सा वाला है, 1999 का स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास में, देखिए, इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन, क्या बोल रहा है, इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन, इंडिया क्या है, एक फेडरेशन नहीं है। यूनियन पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अल्टर द एरिया एंड बाउंड्री, और क्या है, नेम एनी स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये रीज़न भी सही लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज़ क्या है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इज़ नॉट लगा है ना, नॉट, इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन। फिर क्या है, द कंट्री
the country described as a union, although its constitution is a federal structure. Constitution क्या है, एक federal structure में है. The constitution of India being a federal in structure divides all power, legislative, executive and financial between the center and the state. Though the center and the state are supreme in their respective field, the maximum harmony and the coordination between them is essential for effective function of the federal system. Article 3 of the Constitution authorize Union Parliament to alter area. कौन सा आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 alter area boundary name of any state even without consent. Thus the both ठीक है statement are correct. आगे बढ़ते हैं. क्या है citizens the main objective of the आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 क्या है? फंडामेंटल राइट का है, नॉट DPSP. फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नहीं है. तो आर्टिकल 13 क्या है? प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक जुडिशियल रिव्यू. तो जुडिशियल रिव्यू, अब सिर्फ वर्ड लिख के आ जाए बेसिक जुडिशियल रिव्यू. आर्टिकल 13 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट the authority to interrupt the pre-constitutional law and decided whether they are synchronization with the principle and value of the present constitution. The provision under Article 13 ensure protection of the fundamental right of consider any law inconsistent with the degradation of the fundamental rights as void. मीन्स दैट कोई भी ऐसा लॉ बन जाता है जिससे जो है को किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होता है, तो वो आर्टिकल 13 के तहत जो क्या करेंगे उसको मतलब कि उसको रिव्यू कर देंगे जुडिशियल, इसीलिए इसका नाम रखा है जुडिशियल रिव्यू. ओके, सो सिंपल एज दैट कि आर्टिकल 13 में क्या है, बेसिक जुडिशियल रिव्यू है. अगर कोई भी कोर्ट मतलब कोई भी लॉ ऐसा बनता है, नॉट एनी court and the parliament and some kind of law making in this law क्या हो जाए कि फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो जाए, तो उसमें क्या करता है कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है और आर्टिकल 13 के बेसिस पे उसको रिव्यू कर सकता है, चेंज करना पड़ सकता है और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द आर्टिकल 13. थोड़ा हो सकता है बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम मतलब सुन आ रही हो, क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा हो जाता है. सो हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे आर्टिकल, और सपोर्ट करना तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा. सपोर्ट कैसे कर सकते हैं भाई? चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर लिख देना. ठीक है, जो भी आपको सजेशन देना हो सो प्लीज़ कमेंट. आगे बढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन अफोर्ड्स द एब्सोल्यूट. कौन सा आर्टिकल है? लिमिटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर. तो कौन सा आर्टिकल लिमिटेशन लगा? आर्टिकल 15, 16, देखो 17 तो काट दो क्योंकि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है. ओ यही आंसर सही है. सो है क्या लेजिस्लेटिव पावर? ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में भी हो सकता है कि ये एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर. सो कट कर देंगे इसको आर्टिकल 17. क्यों भाई, क्यों? वाई दिस आर्टिकल? आर्टिकल 17 abdication of untouchability and article 24 prohibition of employment children in factories are the absolute right. एब्सोल्यूट लिखा है, ठीक है, एब्सोल्यूट लिमिटेशन आर्टिकल 17. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हमारे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल द सुप्रीम कोर्ट टू डिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तो किस में बताए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? कौन सा पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल्स पढ़ने पे ऐसा मतलब मिल सकता है? कौन सा वर्ड सोशलिस्ट यूज द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और क्या है, रीड ए विद आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रीड ए मतलब इसके साथ में ये आर्टिकल अगर पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि ये इनेबल करेगा मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. सो कौन सा है आर्टिकल बताइए,
कौन सा है? क्या आर्टिकल बताना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्या? एक गेस करो, एक गेस मारो कि आर्टिकल 14 से, हाँ ठीक है ऑप्शन दिया है, हो सकता है। अगर तुक्का मारना चाहें तो क्या लगाएंगे? मैं तो डी के साथ देखता हूँ, तो देखते हैं, आओ। सो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 16 इज रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट यूज द प्रियम्बल, वही सब लिखा हुआ है, नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, मैंने पहले जो अटेंड किया है, मतलब जो भी प्रीवियस PYQ अगर अटेंड कर रहा होगा तो उसको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव, तो इन सभी का आर्टिकल 19(1) डी और ए, ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेटेड, और आर्टिकल 301 है, 301 से 307। Legislative Assembly and Council, which one of the following appear state have equal representation of a council of state? तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है 11 सीट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन 11 सीट। आंध्र प्रदेश एंड क्या लिखा है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर सीट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बट द प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश हैज़ 11 सीट। तो मतलब ये क्वेश्चन नलिफाइड हो जाएगा, क्योंकि अब तो बढ़ गया है। ये क्वेश्चन पेपर भी तो 1999 का है। आगे बढ़ते हैं। तो शेड्यूल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका तो आंसर खुद से बताना ज़रा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बात देखिए, क्या 8 वाला अभी हमने पढ़ा था, 8 के साथ में सी जा सकता है, मतलब सी के साथ में 2 आएगा क्या? यहाँ तो ये है, यहाँ ये है, तो सी वाला कट बिल्कुल सही हो जाएगा। बस 9th शेड्यूल किससे है? 9th शेड्यूल, अब तो सब लगा लेंगे। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म, 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया, 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया, 4th शेड्यूल काउंसिल ऑफ स्टेट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following article of the Constitution in India have been declared by Supreme Court inviolable? Basic structure of a Constitution inviolable. So कौन सा हमारे पास में देखो, आर्टिकल 32, 226 एंड 227। आर्टिकल 245 क्यों नहीं है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना। आर्टिकल 32 आर्टिकल ठीक है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही क्वेश्चन ही इसमें लिख दिया है। A constitution amended act may be declared unconstitutional by Supreme Court of India if, कैसे, मतलब क्यों करेगा? Removes the right of equality before law from part 3rd and place the elsewhere in the constitution। क्या क्वेश्चन है कि ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड एक्ट मे बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या कर सकता है? डिक्लेयर्ड कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कैसे? कि उसमें रिमूव कर दे कोई इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम द पार्ट 3 ऑफ द प्लेस एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको क्या करेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे कौन सा वाला ख़त्म हो गया है? 1993 का, 1999 का भी यहाँ पे फिनिश हो गया। और वीडियो का हमारा लेक्चर जो है वो 28 मिनट का होता जा रहा है। तो यहीं पे ही पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर कौन सा हो जाएगा? 5th नंबर का हो जाएगा हमारा, और ऐसे ही करते रहेंगे। अब हमारे पास में कितना बचा है करने के लिए? तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में अगर देखा जाए तो 10, 11, 21 एंड 4, तो 25 बचे। अगर 25 अप्रॉक्सीमेटली, अगर यार 24 मान के चलो, 24 अगर मान के चले और डिवाइड 2 करें तो 12 लेक्चर और अभी लगेंगे करने में। ठीक है, तो 12 ये और 5, तो टोटल वही मैक्सिमम 18 लेक्चर में कंप्लीट करने की हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है तो बोरिंग सा महसूस होने लगता है। तो चलिए यहीं पे ही पॉज करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में। और कमेंट करके लेक्चर के बारे में ज़रूर से बता देना कि कैसा लेक्चर लगा। बाकी लेक्चर आपको किस तरह का, इसमें क्या सजेशन है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आई होप मतलब ऑडियो क्वालिटी सही थोड़ा सा वैसी होगी, कम होगी,
क्योंकि माइक नहीं है, तो मैं जल्द से जल्द माइक लेने की कोशिश करता हूँ, फिर आप सभी को क्या है ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।